अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के मसाइल के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं और बहुत से डिफरेंट रेमेडीज़ और मशवरे आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उम्मीद करती भरपूर आप उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दही सहरी में ख़ास तौर पर कितना ज़रूरी है और दही के क्या इस्तेमालात और दही को किस तरह से जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ताबीन इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे जान लेते हैं कि दही के कितने फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपसे जानेंगे ताबीन, आप कैसे देखती हैं कि दही जो है रमज़ान में ख़ास तौर पर सहरी में कितना ज़रूरी है और हमें ये क्यों खाना चाहिए? बिल्कुल, दही अगर हम देखा जाए तो दही एक कंप्लीट मील है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें हमारे पास फैट्स भी हैं, इवन वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मिनरल है वो कैल्शियम है, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम है। ये तीनों जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा दही को ही जो है वो उस पोर्शन को बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं। दूध और दही वाला पोर्शन जो है बहुत निगलेक्ट हो रहा होता है। जो बच्चे हैं वो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और अगर हम दही की बात करें, दूध की बात करें, कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, बोन हेल्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रोइंग ईयर्स में हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही बोन हेल्थ है। तो कैल्शियम का सोर्स उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम रमज़ान से रिलेटेड बात करें सहरी में, तो अगर हम सहरी में सिर्फ 4 टेबलस्पून भी दही ले लेते हैं तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आपने आधा किलो दही लेनी है तो ही आपकी दही का पोर्शन होगा। सो दही का पोर्शन इज़ जस्ट 4 टेबलस्पून्स। आप 100 ग्राम दही लें, उसके अंदर आपको 8 to 10 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिल जाती है। सो प्रोटीन भी मिल जाती है। और हम लोग सुबह सुबह जिनका दिल नहीं कर रहा होता कि वो अंडा खाएं या वो कोई चिकन ले लें या फिर कोई गोश्त का पोर्शन ले लें, तो वो दही से प्रोटीन अपनी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दही की बात करिए। और कुछ लोग होते हैं कि लाइक जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, ठीक है, ब्लड प्रेशर के हो गए, दमे के जो है मरीज़ है, तो वो दही खा सकते हैं? यानी वो सिर्फ जस्ट किस फॉर्म में दही को खाएं? वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि उनके लिए ये एग्रीवेट कर सकता है उनके अस्थमा को। पर डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल खा सकते हैं। आपने सिर्फ उसके अंदर शुगर जो है वो नहीं ऐड करनी है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट खा सकते हैं। तो क्या दही जो सिर्फ सादा दही, उसमें हम पुदीना मिंट किस तरह की चीज़ ऐड करके खा सकते हैं? खीरे ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड कर सकते हैं, मिंट की चटनी जैसे हम ऐड करके उसको सैलड की फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें टमाटर ऐड कर दें, खीरा ऐड कर दें, जो आपको सब्ज़ी पसंद है उसको ऐड करके एक सैलड बना के रोटी के साथ खा सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत से दही अवेलेबल है जिनमें फ्रूट्स पे ऐड होते हैं, क्या हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें, जो कमर्शलाइज चीज़ें होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं और आर्टिफिशियल शुगर जो वो ऐड की होती है, राइट, और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं। तो जब ये आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड होती हैं तो वो उससे फिर जाहिर सी बात है कि आपको जो हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ को। तो इट्स बेटर कि अगर हम घर में खुद ही फ्रूट्स कट करके उसके अंदर ऐड कर लें तो आपको पता है कि एक चीज़ आपके सामने है और उसमें आपने क्या क्या ऐड किया है। आपने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया तो उससे शुगर कंटेंट भी आपका इंक्रीज़ नहीं होता और आपको ये नहीं होता कि मैंने जो चीज़ खाई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी। तो आई थिंक इट्स हेल्दी एंड इट्स सेफ कि अगर आप घर में जो है वो इसके अंदर अपनी पसंद के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर लें। और समटाइम आपको पता मौसम भी ऐसा है, गले ख़राब हो रहे हैं, तो क्या गला ख़राब हमें दही खाना चाहिए? गले ख़राब में हम दही खा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप उसको रूम टेम्परेचर में रख के खाएं, उसको ठंडा ना खाएं। ठंडा ना खाएं बिल्कुल, यानी फ्रिज में जो पड़ा है उसको ना उसका इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन हाँ उसको रूम टेम्परेचर में रख के खा सकते हैं। अगर यंग बच्चों की बात की जाए तो आप क्या समझती हैं कि दही कितना ज़रूरी है यंग बच्चियों के लिए और उन्हें किस फॉर्म में जो है वो दही खाना चाहिए? यंग बच्चियों के लिए भी इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, आपको बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो टिल 30 योर बोन हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, क्रूशल। जो आपने एक बैंक स्टेटमेंट में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह आपने अपनी बॉडी के लिए, अपनी बोन हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सो डेली अगर आप ज़्यादा नहीं खाएं तो एटलीस्ट 4 टेबलस्पून जो है उसकी हम दही जो है वो लाजमी लें हर मील के साथ। हम रायते की फॉर्म में ले सकते हैं। हम उसको, कुछ लोगों को पसंद होता है कि कोई चॉकलेट, अगर आपको क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा स्वीट्स में, तो आप डार्क चॉकलेट उसके अंदर डाल के उसको एक अच्छा सा मिक्सचर बना के वो आप खा सकते हैं। आप उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ का इतना अच्छा सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर लें, उसके अंदर एप्पल ऐड कर लें, बनानाज ऐड कर लें, तो इट कैन बी योर ट्राइफल एज वेल। और जो एक्सपेक्टिंग ख़वातीन है जी उनको दही खाना चाहिए? बिल्कुल, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक आपके पास फीटस जो है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए यू नीड प्रोटीन। और फीडिंग मदर्स के लिए
फीडिंग मदर्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, सो वी नीड दैट थिंग एज वेल। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल, जो आप देखें कि रमज़ान में हम एक तो पकौड़े और समोसे, बहुत जो फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है हमें एक तो चस्ट बढ़ने के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, गैस्ट्रो इश्यूज हो रहे हैं, फिर उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ रहा है, खासकर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो उन्हें फिर किस तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं? एग्जैक्टली अब सहरी में अगर हम एक बाउल ऑफ जो है दही लेना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले वो हमारी गट हेल्थ को टारगेट करता है। सो व्हेन योर गट हेल्थ इज़ नाइस, मतलब आपके माइक्रोफ्लोरा जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो रही है। गट हेल्थ अच्छी होती है, आपके स्टमक इश्यूज़ नहीं होते। आपको जो इश्यूज़ है रिलेटेड टू डाइजेशन, इनडाइजेशन, फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, ब्लोटिंग का इशू होता है, ये सारे इश्यूज़ जब रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। सो दही के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो कि इसमें आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपकी माइक्रोफ्लोरा को नरिश कर रहे होते हैं। दही अगर हम अपनी सहरी में लेते हैं तो उससे डाइजेस्टिव इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर CLA कंपाउंड है जो कि फ़ैट की एक अच्छी फॉर्म है, जो कि आपकी बॉडी में जो HDL है उसके लेवल्स को अच्छा करना शुरू कर देते हैं। मीन्स जब गुड कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स हिटिंग नाइस, और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, जो ख़वातीन में हम देखते हैं ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, तो वो किस फॉर्म में दही का इस्तेमाल करें? वो दही के अंदर बीट रूट ऐड कर सकती हैं। तो बीट रूट जो है वो भी आपके जो एनीमिया के पेशेंट्स हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं। आप उसमें खजूर ऐड कर सकते हैं, खजूर के साथ आप दही के अंदर खजूर ऐड कर लें, उसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है जब एक मिक्सचर बना के आप दही खाना स्टार्ट कर दें तो यू विल फील बेटर। और वैसे डाइट प्लान क्या होना चाहिए हमें रमज़ान में नॉर्मली? रमज़ान में सबसे बेटर सहरी यही है कि आप एक बाउल दही का लें, आप एक पोर्शन प्रोटीन का लें, और साथ आप कार्ब का पोर्शन ले लें। अब कार्ब में आपके पास एक छोटी सी रोटी बना लें, उसको चपाती बनाएं, साथ आप प्रोटीन में 2 चिकन के कबाब भी ले सकते हैं, आप एक अंडा ले सकते हैं, और साथ दही का बाउल ले लें। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि अगर आपकी प्रोटीन आ गई आपकी सहरी के अंदर तो आप पूरा दिन बहुत अच्छे से फील करेंगे। आपको ना तो प्यास लगने वाली है, ना आपको भूख लगेगी। अच्छा, ये कहा जाता है लस्सी जो है वो उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और वो सब कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं कि उन्हें जो लस्सी पीने से रेशा होता है, गला खराब होता है, बिल्कुल, तो क्या फिर उस दौरान लस्सी पीनी चाहिए हमें? नहीं, फिर वो नहीं पिए। अगर उनको लग रहा है कि हमारी उनकी वजह से जो है वो लस्सी की वजह से उनका गला ख़राब हो रहा है, कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि उनकी हड्डियों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाती है कि ठंडी और तासीर की वजह से, तो फिर वो दही पर शिफ्ट कर सकते हैं। और हमें इफ्तारी में हमें किस तरह की डाइट? इफ्तारी सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि सबको क्रेविंग हो रही होती है कि वो पकौड़ा ले लें, नगेट्स ले लें, इस तरह की चीज़ें लें। तो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ निकाल दें, आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, और आप उसका कुकिंग मेथड चेंज कर सकते हैं। कुकिंग मेथड इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग आप उसको शैलो फ्राई कर लें। आप ये भी नहीं करना चाहते तो एयर फ्राई कर लें, एयर फ्राई भी नहीं कर सकते तो आप उसको बेक कर लें, पैन फ्राई कर लें। तो डीप फ्राइंग को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि एकदम से आपने पूरा दिन का एक फास्ट किया होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे हम पूरा साल हम कह रहे होते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रमज़ान में इटसेल्फ हमें अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग मिल जाती है, तो उसका आई थिंक हमें थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए और थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि रोज़ा आपकी भूख का और इस प्यास का इम्तिहान है, तो हम वो सारा एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं जब हमारे सामने इफ्तार आती है। तो हम थोड़ा सा कुकिंग प्रैक्टिसेस को इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रूशल पॉइंट यही है कि आप उसको किस तरह से कुक कर रहे हैं। अगर आपका वे ऑफ कुकिंग जो है बेटर हो जाता है तो आई थिंक आपकी प्लेट बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। और हमें किन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए इन इफ्तार? हाँ, इफ्तारी में। इफ्तारी में आप एक सैलड का बाउल ले सकते हैं। अपनी फ्रूट चाट को है वो अच्छा बना, जैसे आप चना चाट बनाते हैं, चना चाट में आप जितनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। आप फ्रूट चाट का बाउल ले लें, उसके अंदर आप ये करेंगे टैंग वाला जूस ना बनाएं, आप ऑरेंज का ही जूस ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर शुगर ऐड ना करें, आप जो आपकी फ्रूट शुगर है उसी को ही आप कंज्यूम करें, क्रीम्स ऐड ना करें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड करना चाहिए? क्रीम भी तो फैट है ना। हम नॉर्मली जो है वो क्रीम हम देखते हैं कि फ्रूट सैलेड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसके बगैर तो वो यूनो सैलेड नहीं बनता। तो फिर क्या किया जाए, क्या अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए? आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप क्रीम ऐड नहीं करें, आप योगर्ट को फ्लेवरफुल करके आप वो फ्रूट चाट के अंदर ऐड कर सकते हैं, पर उसमें क्रीम अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम कोलेस्ट्रॉल की भी बात कर रहे थे, तो कोलेस्ट्रॉल तो इसी से इंक्रीज होगा। रमज़ान में अगर बात की जाए डिहाइड्रेशन की, आपको पता है रमज़ान में डिहाइड्रेशन के बहुत से जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं, तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेशन के लिए ये है कि हमारे पास एक छोटा सा स्पैनर है जिसमें हमने पानी पीना है। तो आप जो है अफ्तार से लेके सहरी तक कोशिश करें कि आपका 8 ग्लास जो है वो कंज्यूम कर लें। एक तो पहला तो आपने 1 ग्लास पीना है जो आपकी इफ्तार होगी उसके साथ। इट कैन बी योर स्मूदी, इट कैन बी अ जूस यू हैव मेड राइट नाउ। फिर उसके बाद आप क्या करें कि आधे घंटे बाद, घंटे का आप एक वक्फा लें, नमाज़ पढ़ने से पहले 1 ग्लास पी लें। फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, फिर उसके बाद 1 ग्लास पी लें, तो इस तरह 3 ग्लास हो गए आपके। फिर आधे घंटे बाद 1 ग्लास पी लें। इस तरह से सहरी से पहले भी आपने 2 ग्लास जो है पी लेने, और सहरी में आपने 1 ग्लास पीना। तो आपके 7 to 8 ग्लासेस जो है वो ईजीली जो है वो मैनेज हो जाते हैं अगर आप इस तरह से अपनी रूटीन करें तो। और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम किस किस्म की जो है वो ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या कौन सी वेजिटेबल्स हम खाएं, और रेड मीट आप क्या समझती है कितना ज़रूरी है?
रेड मीट भी आप जैसे हमारे पास यंगस्टर्स हैं, वो डेली एक्टिविटी उनकी अच्छी है, वो अच्छा सा खा रहे हैं, उनको कोई डिजीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो वो रेड मीट की कंजम्पशन डेली उनकी सर्विंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल इशूज़ हैं, तब भी हम कहते हैं कि आप वीक में एक दफ़ा ले लें, पर आप फैट पोर्शन ना लें रेड मीट का। तो रेड मीट इट सेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल। आप ये देख रहे हैं कि आप उसका पोर्शन कितना ज़्यादा खा रहे हैं। जितना ज़्यादा वो चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से आपको जो है इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रूट्स का हमें जिस तरह से ये मौसमी फल है, तो किस तरह से इनसे बीमारी से बचा जा सकता है, कौन से फ्रूट्स इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ओके, अभी जैसे कि आप कहते हैं हर मौसम में एक फ्रूट आता है और उसकी जो हिफाजत होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब भी कोई आपके पास फ्रूट आता है आपको हर मौसम में फ्रूट खाना चाहिए। अब स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज आर फुल ऑफ रिच एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इट मीन्स कि आपके फ्री रेडिकल जो बॉडी में ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम जो है स्ट्रॉबेरीज की कंजम्पशन डेली करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज ले लें, साथ आप एक जो है आपके पास आ जाता है एप्पल है, एप्पल ले लें, फिर आपके पास बनानाज है, पोटेशियम रिच सोर्स है जो कि ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं। डायबिटिक पेशेंट एग्जैक्टली वो नहीं खा सकते, लेकिन उनको भी हम इसलिए मना करते हैं कि हम लोग जब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा खाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पोर्शन ले सकते हैं, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि वो एक दिन में कितने बनानाज लेंगे। तो अगर उन्होंने एक डाइट प्लान बनाया हुआ जिसमें कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट है, उनको बताया गया कि आपने एक बनाना लेना है, तो वो आप बनाना ले सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है। क्या मैं अगर आपको कहूँगी कि आपने मीठा नहीं खाना, पर आपको दिल करेगा मैं एक नहीं, मैं 3 बनानास खाऊं, राइट? तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि आप खाएं ही नहीं। जब नहीं खाएंगे तो फिर भी शायद वो एक खा रहे होंगे। तो हमें इस तरह से अप्रोचेस जो है वो करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि पेशेंट जो है वो स्टिक रहे अपने प्लान के साथ। बिल्कुल। और ख़वातीन में हम देखते हैं हड्डियों के बहुत से मसाइल हैं, एनीमिया है, और बहुत से मसाइल ख़वातीन में होते हैं। तो फिर ख़वातीन को किस किस्म की जो है वो ग़िज़ा जो है अपनी रखनी चाहिए? ख़वातीन के मसाइल ना सबसे ज़्यादा इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को निगलेक्ट कर रही होती है और वो अपने पूरे हाउस होल्ड को लेकर चल रही होती है। उन्हें होता है कि मेरा ये वाला बच्चा है, इसको ये चीज़ मिल जाए, इस बच्चे को ये चीज़ मिल जाए, और उस तरह से उनका पूरा दिन स्पेंड हो जाता है, उनके अपने पोर्शन जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो खा भी रही होती है तो कोई ऐसी चीज़ खा लेती है, जैसे उनके किसी बच्चे ने कोई खाना छोड़ दिया तो वो खा लेंगी, तो उनका अपना पोर्शन जो होता है वो बहुत साइड पर चला जाता है। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने मील्स को उसी तरह से जिस तरह अपने पोर्शन सबके लिए बना रहे हैं, अपना भी एक पोर्शन होना चाहिए। जब खुद उनकी हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी तो अपने फैमिली को अच्छे से टेक केयर कर सकेंगी। तो इसलिए हर मील उनका सबको मैं ये कहती हूँ कि आपने 3 पोर्शंस लाजमी लेने, आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का पोर्शन लाजमी लेना है। जिसमें आप कुछ लोग क्या करते हैं कि आप कहेंगे कि आप रोटी सालन, अगर आपके पास पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, तो उनको हम क्या पूछते हैं कि आपने क्या खाया, तो वो कहते हैं रोटी सालन खाया। कुछ क्या कहते हैं कि हमने सिर्फ नाश्ते में क्या खाया कि ब्रेड और साथ चाय ले ली, रस चाय ले ली, पराठा चाय ले ली, तो ये एक कंप्लीट मील नहीं होता। अब चाय अगर आप नाश्ते में लेते हैं तो उससे ही आपके गट इशूज स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक इशूज, जलन, बदहजमी, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी उसी से स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टार्ट योर डे विद अ बाउल ऑफ योगर्ट। आप वो लेंगे तो आपके गट बैक्टीरिया जो है अच्छे रहेंगे, आपके स्टमक इशूज़ नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जो है आप एक ब्रेड ले लें। कुछ लोग नहीं पसंद करते कि वो पराठा खाएं या रोटी खाएं, तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लें और एक एग ले लें। और एक ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि हमने एक अंडा खा लिया तो हमारे पूरे डे की जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसको एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली लेनी पड़ेगी एज पर उसका बॉडी वेट, मीन्स 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो एक एग में 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। इट मीन्स हम कितनी ज़्यादा प्रोटीन जो है वो लैक कर रहे हैं दिन में। इसीलिए फिर हमारे हेयर फॉल हो जाता है, इसीलिए हमारे स्किन इश्यूज होते हैं, फिर एग्जैक्टली, और फिर हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। जब आपकी डेली जो है बॉडी में डाइट ही कंप्लीट नहीं हो रही तो सप्लीमेंट्स किस तरह हेल्प करेंगे? सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, वो आपका कंप्लीट रोटी को तो या आपकी सालन को या खाने को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट एज अ गार्ड। कि आपको एक न्यूट्रिएंट मिसिंग है तो मैं ये चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, पर वो चीज़ पूरी ही मिसिंग है तो आप कैसे कह सकते हो कि एक डोज ऑफ सप्लीमेंट आपने लिया तो आपके लिए इनफ होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपके हर मील में वैरायटी ऑफ मील चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आप पूरा सैलेड बाउल नहीं काट सकते, आपके पास टाइम नहीं है। आप एक क्यूकम्बर काट लें, आप एक गाजर काट लें, एटलीस्ट आपने एक चीज़ तो ऐड की ना अपने उसमें। अगर आपके पास प्रोटीन चिकन नहीं आप ले रहे, आपके पास मीट नहीं बन रहा, कबाब्स आपने रखे हुए हैं, आप कबाब बना के रखा हुआ तो एक कबाब आपने साथ अपने रख लिया रोटी के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कबाब बनाने का भी टाइम नहीं है, तो आप कन्वीनियंट फूड यूज़ कर लें जो फ्रोजन फूड्स आपको मिल रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फ्रोजन फूड जो वो अच्छे नहीं होते, ये भी मोटापा भी हो रहा है, ये एक भी एलिमेंट पाया जाता है। वो बिल्कुल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। पर अब एक इंसान है जो कि पूरा दिन इतना बिजी है, उसका स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं को बैठ के इतना बड़ा बैच बना सके कबाब का, तो उसके लिए वो हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं एज़ पर कन्वीनियंस।
और बिल्कुल जैसे हम मोटापे की बात कर रही हूँ, रमज़ान में हमेशा हमारा यही होता है कि हमने अपने वेट को जो है वो लूज़ करना है, लेकिन वो लूज़ करने की बजाय हम वेट हमारा गेन हो जाता है। तो फिर क्या हमें इसके लिए क्या प्लानिंग हमें होनी चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए सहरी में भी और इफ्तारी में भी? एक तो ना हमारा वेट जो है वो लूज़ हो और ना ही गेन, बिल्कुल लूज़ हो करके गेन ना हो, एटलीस्ट मेंटेन रहे। इसमें ये है कि पहले एक तो हमारा जो मेरी एक अप्रोच होती है, तो मैं कहती हूँ कि आप 40 डेज का रखें, हम 30 डेज का नहीं रखना चाहिए, 40 डेज का रखना चाहिए। कि रमज़ान से इनिशियली एक वीक पहले आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने माइंड को कि रमज़ान आने वाला है और मैंने उसके थ्रू जो है ऐसी अप्रोचेस करनी है कि मैं रमज़ान में वेट लूज़ कर सकूँ। अब एकदम से रमज़ान आ गया है, उस आपका जो है स्लीपिंग स्केड्यूल भी चेंज हो जाता है, आपका वाटर स्केड्यूल भी चेंज हो जाता है, आपकी पूरी रूटीन जो है उसके चेंज हो जाती है, तो आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम हो जाता है। बिल्कुल, तो इसीलिए आपको पहले ऐसा करना चाहिए कि आपको एक वीक पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कि आप पहले ही अपना 11 to 5 के जैसे आप अपने पहले ही सेट कर लें कि कुछ लोग जो है सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं और रात को मील 10 बजे ले रहे हैं, तो एक एटलीस्ट 8 आवर्स की विंडो बना लें कि 11 till 6 के मैंने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो एक आपकी एक बॉडी जो है एडजस्ट हो जाएगी कि मैंने इतने घंटे तक फास्टिंग करनी है और इतने घंटे में मैंने खाना है। तो 7 डेज पहले आपकी बॉडी एक थोड़ा सा उस चीज़ में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने इस तरह से करना है, और उन्हीं 8 घंटे में अपनी विंडो सेट कर लें कि मैंने इतना ही पानी पीना, इतना ही खाना है। तो एक थोड़ा सा आपको ये होगा कि आप न्यू नहीं होगे उस चीज़ के लिए और बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। फिर आप अपनी सहरी के मील्स, फिर अपने इफ्तारी के मील्स उसको एडजस्ट कर लें। फिर आप उनका ये देखें कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मेरा पोर्शन कंट्रोल क्या होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे आपने ये नहीं खाना, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं कि आपने ये नहीं खाना, वो डबल ट्रिपल खाते हैं, आपको जरूरत है बॉडी में, आपने डबल ट्रिपल खाना होता है वो चीज़ जब भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आप उन्हें कहें आप एक पकौड़ा लाजमी खाएं, आप एक समोसा भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या खाना है ये आप पे मैटर करता है, राइट। तो आप एक बाउल फ्रूट का ले लें, फ्रूट चाट का बाउल लें, बस उसमें आपने जूसेस ऐड नहीं करने, आपने उसके अंदर जो है शुगर ऐड नहीं करनी, क्रीम ऐड नहीं करनी, ग़िज़ाइयत कम होती है। बिल्कुल, बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, आपकी एम्प्टी कैलोरी ज़्यादा हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, फैट उसी से तो बढ़ेगा, क्रीम से, शुगर से, एक्स्ट्रा एडेड शुगर से। तो वो चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ें और 1-2 घंटे के बाद आप 30 मिनट्स की वॉक करें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी ज़ाहिर सी बात एग्जॉस्ट हुई होती है, पूरा दिन आपने रोज़ा रखा होता है और आपकी अलग चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, आप हल्की सी वॉक कर लें 30 मिनट्स की। अगर आप 30 मिनट्स नहीं कर सकते, 10 मिनट से स्टार्ट करें। जिम में जाने के वो तो उनके लिए तो बेस्ट है ना, उनकी तो बॉडी यूज्ड टू, उनकी इवन बॉडी क्रेव करी होती है कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, आई नीड टू डू समथिंग टू गेट इट आउट। और ये तो हो गया वेट लूज की बात। अब कुछ अफराद हैं वो वेट गेन करना चाहते हैं, तो फिर उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? रमज़ान में थोड़ा सा उनके लिए वेट गेन करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ये है कि हम उनको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि उनका वेट लूज ना हो, एटलीस्ट उतना ही। कुछ अफराद होते हैं जो कि वो फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, फिर भी हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग वेट गेन करते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, जबकि आपका वेट जो है वो मसल से गेन होता है, और मसल को चाहिए होती है प्रोटीन। फिर वहीं पे हम आ जाते हैं कि प्रोटीन की इंटेक आपकी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो आपका मसल गेन हो जाएगा, और मसल गेन होगा तो आपका वेट गेन जो है वो खुद ही होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका मसल मास इंक्रीज़ हो, लाइक स्टार्ट हिटिंग वेट्स, वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करें, और इसके अलावा आप अपनी कैलोरीज इंक्रीज़ कर दें, जो आपने बर्न करनी है उससे ज़्यादा आपकी कैलोरीज इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। स्मूदीज़ ऐड करें, हेल्दी स्मूदीज़ ऐड कर लें, जिसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर नट्स में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए? नट्स में आप बादाम ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ में आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो है वो नट सीड्स लेते हैं, लेकिन आपके पास इतने से होने चाहिए, दैट्स 1 पोर्शन। तो अगर आप डेली लेना स्टार्ट कर जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंक्रीजिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी हो जाती है, सिस्टम भी जो आपका बिल्कुल इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और नींद साइकिल, आप नींद साइकिल की बात करिए, नींद कितनी ज़रूरी है, कितने घंटे हमें सोना चाहिए? बिल्कुल, नींद आपकी 8 आवर्स लाजमी होनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स इज मस्ट, क्योंकि आपकी नींद ही वो वाला टाइम है जब आपकी पूरी बॉडी की रिकवरी हो रही होती है, आपकी पूरी बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन में जाके तभी आप जब रेस्ट में जाएंगे तभी रिकवरी होती है, और आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं
वही उस टाइम पे रिलीज हो रहे होते हैं अच्छे हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी को हेल्प आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, नींद ना पूरी होने की वजह से बहुत से जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। तो आप एक्टिव नहीं रह पाते और उसके बाद जो है ना आप काम करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आप हर टाइम एग्जॉस्ट रहते हैं। बिल्कुल, आप एकदम रात की जब इवन आप देखें आपने डाइट भी अच्छी ली है, आपने एक्सरसाइज भी की, लेकिन नींद पूरी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। यू आर डेड। इवन जो रात को जॉब करते हैं आप देखें ना, उनको पूरा दिन नींद पूरी नहीं होती है, पूरा दिन वो सोते रहे तब भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। इवन आप देखें उनको फटीग भी होंगे, बिल्कुल लॉस्ट रहेंगे हर टाइम वो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसलिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही तभी हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके आने के लिए भी। और इसके साथ ही नाज़रीन जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद।